Hello, hi, how are you all? I hope you all are doing very good and are great. तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी काइंड ऑफ टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। अ वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इजी टॉपिक, इजीली समझ आ जाते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, राइट? Okay, so before starting, you should know that Hardy-Weinberg principle is a part of population genetics. ठीक है, तो जब हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो मीन्स हम कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जिनमें से सबसे पहली टर्म आती है पॉपुलेशन। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन सिंपली इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। इम्पॉर्टेंट क्या है इस डेफिनेशन में? सेम स्पीशीज। पॉपुलेशन एक ऐसा इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जिसमें ऑल द इंडिविजुअल्स आर ऑफ सेम स्पीशीज। अगर मैं एक पॉपुलेशन की बात करती हूँ और यहाँ पे डॉग है तो ऑल द इंडिविजुअल्स इन दिस ग्रुप शुड बी डॉग्स ओनली। ओनली देन आई विल कॉल दिस ग्रुप ऑफ पीपल, दिस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स a population. I'll say this is a population of dogs because all the individuals in this group belong to the same species. Similarly, अगर मेरे पास एक ग्रुप और है जहाँ पे डॉग है, कैट है, रैट है, सब कुछ है, तो इसको मैं एक पॉपुलेशन नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन स्पीशीज के इंडिविजुअल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज अ पॉपुलेशन बट दिस इज नॉट अ पॉपुलेशन। ठीक है, सो आई होप कि पहली टर्म क्लियर हो गई होगी दैट अ पॉपुलेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। राइट, नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं अबाउट population genetics. पॉपुलेशन हमें समझ आ गया तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है और ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमें क्या बताना चाहते हैं। सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चेंजेस इन एलीलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज जो कि एक पॉपुलेशन में होते हैं विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। स्टडी related to changes in allelic and genotypic frequencies taking place in a population within a fixed time period. अब ये डेफिनेशन शायद समझ नहीं आ रही होगी, डरने की बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगी। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है? ये ऐसी स्टडी है जो हमें किसके बारे में बता रही है, विच विल टेल अस अबाउट द चेंजेस इन द एलीलिक एंड द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज जो कि एक पॉपुलेशन में हो रहे हैं विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। एलीलिक और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज क्या है ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमें समझने की जरूरत है दैट इज जीन पूल। जीन पूल क्या है? एज द नेम इज सजेस्टिंग, जीन्स का पूल, दैट इज द कंप्लीट सेट ऑफ genetic information which
is available within the members of a population, which means एक पॉपुलेशन के मेंबर्स के पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है ऑब्वियसली जीन्स एंड एलील्स, दे ओनली मेक द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो एक पॉपुलेशन के मेंबर्स के अंदर जितने भी जीन्स हैं और जितने भी एलील्स हैं, यानी कि जो भी उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जीन पूल। All the available genes and all the available alleles within the members of the population together form the gene pool। पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पूल होता है। ठीक है, आई होप ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। पहली टर्म हमने पढ़ी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स of the same species। सेकेंड इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट द चेंजेस इन एलीलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज जो कि पॉपुलेशन में हो रहे हैं विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड हमने पढ़ा जीन पूल। जीन पूल क्या है, इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल है मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर। जीन पूल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, जीन्स आते हैं और एलील्स आते हैं। ये तीनों टर्म्स अगर समझ में आ गई हैं तो आई कैन मूव टू दी next important thing which was part of the definition of population genetics, that is allelic frequency and genotypic frequency। allelic frequency क्या है, it is the frequency of occurrence of a particular allele in the population। एक पॉपुलेशन में कोई एक एलील कितनी बार आ रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलील। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अभी एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। जस्ट लाइक एलीलिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी of occurrence of a particular genotype in a population। एक पॉपुलेशन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर जीनोटाइप कितनी बार आ रहा है, दैट फॉर्म्स द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। इन दोनों टर्म्स को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं एंड आई होप उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल में आई एम सेइंग that there is a population in which total number of individuals are 200। Out of these 200 individuals, a genotype occurs 114 times, capital A small a genotype occurs 76 times, and small a genotype occurs 10 times। I hope this much is clear। एक एक पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स की जिसके अंदर 200 लोग हैं, जिसमें कैपिटल ए जीनोटाइप 114 बार आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए 76 टाइम्स आ रहा है और स्मॉल ए सिर्फ 10 टाइम्स आ रहा है। ठीक है,
इससे हम निकालते हैं सबसे पहले एलीलिक फ्रीक्वेंसीज। एलीलिक फ्रीक्वेंसीज हम पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप ये बताओ कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर कौन कौन से दो एलील्स प्रेजेंट है। दो एलील्स, that is capital A and small a, for a particular locus। इस पॉपुलेशन में किसी एक पर्टिकुलर लोकस पे दो एलील्स हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और हम इन्हीं दोनों एलील्स के बारे में बात करें और हमें इन्हीं दोनों एलील्स की अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अलीलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर एलील्स कितनी बार उस पॉपुलेशन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल ए एलील की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस एज दिस, इसको हम बोलेंगे कैसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी और एलीलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने क्या बोला, दैट हाउ मेनी टाइम्स इट इज कमिंग इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो आप देखो कैपिटल ए यहाँ पे 114 टाइम्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी कैपिटल ए प्रेजेंट है, लेकिन ये वाली जो पॉपुलेशन है इनके पास दो कैपिटल ए एलील्स हैं और ये वाली जो पॉपुलेशन है इसके पास सिर्फ एक कैपिटल ए एलील। अब यहाँ पे ये पता करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एलील की बात कर रहे हैं। दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन हैज टू एलील्स while दिस पॉपुलेशन हैज ओनली वन एलील। तो हमें इस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैपिटल ए एलील्स डिवाइड बाय टोटल एलील्स। राइट, अब आप देखो, सो इट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ individuals having a genotype प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए वालों के पास भी तो एलील है, लेकिन जितने एलील्स इस पॉपुलेशन के पास हैं, दो कैपिटल ए वाली पॉपुलेशन के पास है, इनके पास उसका हाफ है, क्योंकि इनके पास दो एलील्स है, इनके पास सिर्फ एक एलील है, तो हमें इसको हाफ भी करना पड़ेगा। सो वी multiply it by half. Half into number of individuals having capital A small a genotype divided by total individuals. This would be the formula for calculating the allelic frequency of capital A। मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए क्या है कि कैपिटल ए कितनी बार आपके उस पॉपुलेशन में आ रहा है, कितनी एलील्स हैं उस पॉपुलेशन में कैपिटल ए के। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास कैपिटल ए है हम उन सबको कंसीडर करेंगे, चाहे उनके पास एक है चाहे उनके पास दो है। लेकिन ऑब्वियसली जिनके पास दो है दे वुड कंट्रीब्यूट डबल द नंबर ऑफ एलील्स एज कंपेयर टू दोज जिनके पास हेटेरोजाइगस फिनोटाइप है, जीनोटाइप है। अगर हेटेरोजाइगस है तो वो सिर्फ एक एलील कंट्रीब्यूट करे, लेकिन अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, उसके पास दोनों कैपिटल ए एलील्स हैं, सो इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू कैपिटल ए एलील्स। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे ये हाफ क्यों मल्टीप्लाई किया है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो पॉपुलेशन है ये लोग सिर्फ एक एलील कंट्रीब्यूट करें, जबकि डबल कैपिटल ए वाली जो पॉपुलेशन है ये लोग दो कैपिटल ए एलील्स कंट्रीब्यूट करें। सो दैट इज हाफ द नंबर, इसीलिए हमने यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया है। आई होप दैट पॉइंट इज
क्लियर, डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल्स, जितने भी उस पॉपुलेशन में टोटल इंडिविजुअल्स हैं हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर विद यू। इस फॉर्मूला को यूज करके हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास ए होमोजाइगस डोमिनेंट था दैट वाज 114, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 114 प्लस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास कैपिटल ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास कैपिटल ए स्मॉल ए था दैट वाज 76, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाफ इंटू 76 डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल्स जो कि हमें गिवन था कितना 200, right? So that comes out to be 114 plus half into 76, that is 32 divided by 200। अच्छा यहाँ पे 32 नहीं होगा, यहाँ पे 38 होगा, 76 का half is 38, right? So it will become 152 upon 200, which will come out to be 0.76. So the allelic frequency of capital A allele would be 0.76। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम allelic frequencies को कैलकुलेट करते हैं और allelic frequencies का मतलब क्या होता है। ये तो हमने निकाली कैपिटल ए की, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द allelic frequency of small a allele। So obviously इसका फॉर्मूला भी वही होगा, number of individuals having small a genotype plus half into number of individuals having capital A small a genotype। अगेन हमने यहाँ पे हाफ क्यों किया, क्योंकि these individuals will contribute only one small a allele in comparison to these individuals who will contribute two small a alleles, इसीलिए हमें हाफ करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास सिर्फ स्मॉल ए जीनोटाइप था दैट वाज 10 प्लस हाफ इनटू 76 डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल्स व्हिच वर 200। इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस हाफ इनटू 76 व्हिच इज 38 अपॉन 200 which will come out to be 48 अपॉन 200। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा एज 0.24। ठीक है, सो 0.24 will be the frequency of small a genotype। I hope we've understood how to calculate allelic frequencies। हमने कैपिटल ए की भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की और हमने स्मॉल ए की भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी। नाउ वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए वाज 0.76, frequency of small a came out to be 0.24। अगर आप ध्यान से देखो तो frequency of capital A plus frequency of small a coming out to be 1। 0.76 प्लस 0.24 करोगे तो 1 ही तो आएगा। So this is a very important part of Hardy-Weinberg equilibrium, very important part of Hardy-Weinberg equilibrium। What does it imply? It implies कि जो कैपिटल अलील और स्मॉल अलील की फ्रीक्वेंसीज का सम होगा वो हमेशा 1 होगा। इसको आप लॉजिकली भी समझ सकते हो, एक पॉपुलेशन है जिसके पास सिर्फ दो ही अलील्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर लोकस, एक कैपिटल अलील है और एक स्मॉल अलील है फॉर वन पर्टिकुलर लोकस आई एम टॉकिंग। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि
जितने लोगों के पास ये एलील होगा या जितना नंबर ऑफ टाइम्स ये एलील होगा प्लस जितना नंबर ऑफ टाइम्स ये एलील होगा, दैट वुड बी इक्वल टू टोटल, दैट इज 1। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एलील प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर एलील फॉर द सेम लोकस इक्वल्स 1। इसको मोस्टली जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं p प्लस q इज इक्वल टू 1, जहाँ पे p रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट एलील को या फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को आप बोल सकते हो, जहाँ पे p is the frequency of the dominant allele and q will be the frequency of the recessive allele। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं that q will be the frequency of the recessive allele। ठीक है, सो मोस्ट कॉमनली इस फॉर्मूला को हम p प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ a इज रिप्रेजेंटेड बाय p एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a इज रिप्रेजेंटेड बाय q। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो दैट इज ऑल दैट वी हैड टू डू फॉर एलीलिक फ्रीक्वेंसी। हमने कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकाली, हमने स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकाली और हमने उनके बीच का रिलेशन भी यहाँ तक देख लिया। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैड टू व्हिच इज जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज आई होप हम समझ गए हैं क्या होता है, जस्ट लाइक एलीलिक फ्रीक्वेंसीज। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर जीनोटाइप अकरिंग इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कोई एक पर्टिकुलर जीनोटाइप कितनी बार आ रहा है, दैट इज गिवन बाय जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज। कैलकुलेट कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट किया है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर मुझे कैपिटल ए की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कैपिटल ए जीनोटाइप। यहाँ पे मैं किसी और जीनोटाइप की बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैं सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स का नंबर यहाँ लूंगी जिनके पास कैपिटल ए जीनोटाइप है, डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल्स, राइट। कैपिटल ए वाले कितने इंडिविजुअल्स थे हमारे पास, वी आर 114 इंडिविजुअल्स और टोटल कितने थे 200। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.57। so 0.57 is the genotypic frequency of the capital A genotype। as simple as that, सिर्फ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास वो पर्टिकुलर जीनोटाइप है डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं frequency of heterozygous genotype। तो again same formula, number of individuals having heterozygous genotype divided by total individuals। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस वाले हमें पता है 76 गिवन थे अकॉर्डिंग टू द डेटा, टोटल वाज 200। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी विच विल कम आउट टू बी 0.38। so 0.38 is the genotypic frequency of the heterozygous genotype। वेरी सिमिलर वे में हम निकाल सकते हैं स्मॉल ए की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग small a genotype divided by total individuals जो उस population में है, right। तो स्मॉल ए वाले कितने थे, सिर्फ 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 200, 10/200 which will come out to be 0.05। this is the genotypic frequency of small a। so that is how we calculate genotypic frequencies। I hope यहाँ तक allelic frequencies और genotypic frequencies का फंडा absolutely clear हो चुका होगा। genotypic frequency में हमें जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकालनी है, चाहे वो कैपिटल ए है, चाहे वो कैपिटल ए स्मॉल ए है या वो स्मॉल ए है। एलीलिक फ्रीक्वेंसी में हम एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, या तो हम कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं या हम स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, दोनों हमने गिवन डेटा से ही निकाला है। अब जब हमने ये दोनों चीज़ें समझ ही ली तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझा दूँ। देयर इज़ वन मोर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग
allelic frequencies using genotypic frequencies. तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आपको ऑलरेडी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी गिवन है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आपको पता है, आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी, तो वो भी आप कर सकते हो बहुत इजीली। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सपोजिटली हमें कैपिटल ए की जी एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो कैपिटल ए कौन कौन से जीनोटाइप्स में आ सकता है? कैपिटल ए में आएगा और कैपिटल ए स्मॉल ए में आएगा, इन दोनों में ही आएगा। तो इन दोनों जीनोटाइप्स को यूज करके हम इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? लेट्स सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए प्लस हाफ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हम कैपिटल ए का जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? कैपिटल ए वाले जीनोटाइप की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी प्लस half of the frequency of capital A small a. Half क्यों किया? Again the same reason that this genotype is only contributing one capital A allele while this genotype is contributing two capital A alleles. इसीलिए हमने यहाँ पर half किया है, ठीक है? So that is how you can calculate allelic frequency using genotypic frequency. तो अगर आपके पास genotypic frequency given है क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला सीधे लगा सकते हो। अगर आपको डेटा गिवन है जैसे मैंने दिया था तो आप पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो जीनोटाइप की और फिर आप उसे इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। या फिर जिस मेथड से हमने पहले allelic फ्रीक्वेंसी निकाली आप उस मेथड से भी कर सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया है और कोई किसी को डाउट यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो एक सिमिलर फॉर्मूला से हम स्मॉल ए का भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए जीनोटाइप प्लस हाफ इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। तो इन फॉर्मूला से आप एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो अगर आपके पास जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है तो। यहाँ तक अब हमारे पास proper information है about what genotypic frequency is and what allelic frequency is. So having that information, we can now move to Hardy-Weinberg principle. Without this much information, अगर हम Hardy-Weinberg समझने की कोशिश करें तो वो बेवकूफ़ी है, हमें कभी समझ में नहीं आ सकता, ठीक है? जब हमें इतना पता चल गया एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम बात कर सकते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। Let's move to Hardy-Weinberg principle. तो समझते हैं कि ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या। तो ये जो दो नाम आपको इसमें दिखते हैं, हार्डी एंड वेनबर्ग, ये क्या है? दीज आर द नेम्स ऑफ टू साइंटिस्ट, हार्डी एंड वेनबर्ग। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था, given by Hardy and Weinberg, but independently। दोनों ने एक साथ काम करके ये प्रिंसिपल नहीं दिया है, दोनों ने अलग अलग काम किया और दोनों ने अलग अलग काम करके सेम कंक्लूजन पे पहुंचे। Both of them reached to the same conclusion eventually, but that does not mean कि उन्होंने साथ में काम किया। No, they worked differently, अलग अलग काम किया and they reached the same conclusion, ठीक है? I hope that is clear. Second thing, ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या? This is a mathematical relationship, mathematical relation between the allelic frequencies and the genotypic frequencies of a population. एक पॉपुलेशन में allelic फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या है, उन दोनों के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमें कौन बताता है? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल।
ठीक है, ये मैथमेटिकल रिलेशन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। बिफोर दैट लेट्स पॉन्डर अपॉन वन मोर पॉइंट कि ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की यूटिलिटी क्या है। द यूज और द यूटिलिटी ऑफ दिस हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इज दैट इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग the genotypic frequencies of a population with the help of allelic frequencies। अगर हमें पॉपुलेशन में allelic फ्रीक्वेंसी पता है तो उसकी हेल्प से हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं। दैट इज द यूटिलिटी ऑफ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। अब ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, कैसे हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज को प्रिडिक्ट करते हैं यूजिंग allelic फ्रीक्वेंसीज, ऑल ऑफ दिस वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सभी चीज़ों की और बहुत डिटेल में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करेंगे। ऑल्सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द अजम्पशंस विच आर द बेस ऑफ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को यूटिलाइज करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं जो हम मानते हैं कि पॉपुलेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, तभी वो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में एग्जिस्ट करेगी। एंड assumptions of Hardy-Weinberg principle are absolutely important, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इन दैट वीडियो हम ये सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। सो डू वॉच दैट वीडियो और इन दोनों वीडियोस को कंबाइन करके आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, यू कैन कम टू माय चैनल दैट इज बायोलॉजी लाउंज ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट please put in the comments and I'll try to solve it. Thank you for watching. Happy learning. Bye bye.